प्यारे छात्रों, नमस्कार। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो पहला हमारी इकाई है विद्युत स्थैतिकी। विद्युत स्थैतिकी में हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक शुरुआती जो हमारा सत्र हुआ उसमें हमने ये देखा कि आवेश की संकल्पना क्या है और आवेश जो शब्द है कहाँ से आया, घर्षण विद्युत क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसको समझने का वैज्ञानिकों ने कब से इसका अध्ययन करना शुरू किया और कितने प्रकार के आवेश होते हैं, आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है। अब इस सत्र में हम बात करेंगे कि आवेश का जो गुण धर्म हैं, आवेश की विशेषताएं क्या होती हैं, आवेश किन किन नियमों का पालन करता है, इसके गुण क्या हैं। तो हम आवेश को और विस्तार से समझने की इसमें कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि जब दो विभिन्न पदार्थों को, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या एम्बर को ऊन के कपड़े से, इसी तरह से आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से, इनको जब आपस में रगड़ा गया था तो आपस में रगड़ने के कारण इनमें एक ऐसा विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ कि जो अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता हो। और इसी गुण को हमने कहा कि ये क्या हो गए हैं, विद्युतमय हो गए हैं या आवेशित हो गए हैं। विद्युतमय होना यानी किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता का उत्पन्न होना। शुरुआती तौर पर शुरुआती समय में आवेश के बारे में यही समझा गया। बाद में विचार किया गया कि आवेश क्या है, इसे समझने के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का भी सहारा लिया गया। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर भी पिछले सत्र में हमने देखा था कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, यानी उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कमी है, त्यागेगी तो कमी होगी, और वस्तु अगर ग्रहण करेगी तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो अगर वस्तु पर अधिकता या कमी हो जाती है सामान्य अवस्था से, अब ये अधिकता या कमी का मतलब है कि कोई भी वस्तु जब अपनी सामान्य अवस्था में होती है, कोई परमाणु की हम सूक्ष्म रूप में भी बात करें तो वो अपनी सामान्य अवस्था में होता है, तो वो विद्युत उदासीन होता है, उस पर कुछ कोई भी आवेश नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कल एक सोडियम का मैंने उदाहरण दिया था कि अगर हम सोडियम का परमाणु ले रहे हैं तो सोडियम के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या है उसका योग क्या होगा। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, योग तो दोनों का 22 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है वो ऋण में है और प्रोटॉन पर जितना आवेश है वो धन में है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर बराबर आवेश होता है, यानी हम कह सकते हैं अगर एक इकाई आवेश इलेक्ट्रॉन पर है तो एक इकाई आवेश ही प्रोटॉन पर है, किंतु दोनों आवेशों की प्रकृति भिन्न भिन्न है। ऋणावेश और धनावेश के बराबर होने के कारण अपने आप में ये सामान्य परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो हमने ये देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इस पर एक इकाई धनावेश कैसे आता है और क्यों आता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं केवल, लेकिन प्रोटॉन 11 के 11 ही है। तो इस अवस्था में हम देख रहे हैं कि धनावेश का मान 11 इकाई है और ऋणावेश का मान 10 इकाई है। तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि एक इकाई धनावेश इस पर ज्यादा हो गया, इसलिए अब यह परमाणु एक धनावेशित कण के रूप में बदल गया, जिसको हम सोडियम का आयन भी कहते हैं। यहां पर एक धनावेश का मतलब यह हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब इस पर सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस तथ्य को हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा उदाहरण हमने क्लोरीन का लिया था कि सामान्य अवस्था में क्लोरीन परमाणु पर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं।
तो सामान्य क्लोरीन परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि जितने इकाई ऋणावेश है उतने ही इकाई इस पर धनावेश है। लेकिन जब ये क्लोरीन क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या अन्य विधि से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है कहीं से, तो इस पर एक इकाई ऋणावेश आ जाता है। कैसे आता है उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसने एक ग्रहण किया, किसी अन्य पदार्थ से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन 17 के 17 ही रहेंगे। तो इस स्थिति पर हम विचार करें तो अगर हम क्लोरीन के अब इस नए रूप, जिसे हम क्लोरीन का आयन कहते हैं, इसकी बात करें तो इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी 18 इकाई ऋणावेश हो गया है और 17 इकाई इस पे धनावेश है। तो कुल मिलाकर इस पर क्या हो गया, एक इकाई ऋणावेश की अधिकता हो गई है। और वो अधिकता क्यों हुई, ऋणावेश की अधिकता क्यों हुई, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। तो इन दोनों उदाहरणों से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आवेश का उत्पन्न होना किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होने के कारण। अब ये इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता घर्षण के कारण भी हो सकती है। जब हम दो पदार्थों को रगड़ रहे होते हैं, जैसे कि हमने बिजली की खाल और आबनूस की एबोनाइट की छड़ का उदाहरण लिया था, तो एक जब उनको बीच में घर्षण होता है तो घर्षण के कारण एक पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, यानी उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। अब जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन गए, उस पदार्थ में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और जिस पदार्थ में से निकल कर गए, यानी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो स्पष्ट है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेशित हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो आवेश को हम सिंपल इस तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि विद्युत आवेश है क्या, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ये है इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होने की स्थिति। और कैसे, सामान्य अवस्था से। यानी किसी पदार्थ में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होने की स्थिति ही उसका आवेशित होना होती है, जिसे शुरुआती तौर पर विद्युतमय होना कहा गया था। विद्युत आवेश का मतलब, अगर हम कह रहे हैं कि कोई वस्तु आवेशित है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर आवेश उपस्थित है। और आवेश उपस्थित है का मतलब क्या है कि वो वस्तु या तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम है सामान्य अवस्था से, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु क्या होगी, धनावेशित होगी। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु ऋणावेशित होगी। तो दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होना वस्तु को धनावेशित कर देता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना वस्तु को ऋणावेशित कर देता है। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन से या उसके स्थानांतरण से होकर जुड़ी है। यही कारण था कि जब हम दो पदार्थों को घर्षण के माध्यम से उनका आवेशित होने की प्रक्रिया को समझ रहे थे, तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो रहे थे, जिसके कारण एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न हो रही थी और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही थी। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनावेशित हो गया था, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जा रहे थे वो ऋणावेशित हो गया था। तो विद्युत आवेश यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है। अब जो आवेश है, क्योंकि यह एक प्रकार की भौतिक राशि है, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है। हम जानते हैं कि भौतिक राशियों को हम विभिन्न मात्रकों में मापते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय
मानक पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश क्या है, ऋणावेश और धनावेश क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, ये अब हमारे सामने स्पष्ट हो चुका होगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि आवेश अगर स्थिर अवस्था में है, यानी किसी बिंदु पर आवेश स्थिर है, तो हम इनको कहते हैं बिंदु आवेश। और कैसा बिंदु आवेश? स्थिर बिंदु आवेश। यहाँ पे बिंदु आवेश का तात्पर्य क्या है कि उसका जो जिस भी बिंदु पर आवेश है या जो आवेश है, आवेशित जो कण है, उस आवेशित कण का जो माप है वो बिल्कुल नगण्य है। इसका माप बिल्कुल नगण्य है, यानी बिंदुवत है, इसलिए हमने इसको बिंदु आवेश कहा। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब कि इस आवेश में कोई गति नहीं है, ये गतिमान नहीं है, यानी समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर आवेश स्थिर है तो स्थिर आवेशों का जो अध्ययन है वो हम भौतिक विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। उस शाखा को बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली संक्रियाओं या अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि यहाँ पर हम आवेश को स्थिर मानकर ही या स्थिर आवेशों के संबंध में ही अध्ययन कर रहे होते हैं। यदि आवेश गतिमान है तब क्या होगा? अगर आवेश गतिमान होता है तो गतिमान आवेशों के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसमें अलग शाखा है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत गतिकी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वो आगे आने वाले अध्याय में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में हम इस समय स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत विद्युत आवेश की समझ को विकसित कर रहे हैं, विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो देखा कि विद्युत आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होने की स्थिति है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है वस्तु में सामान्य अवस्था से तो वस्तु धनावेशित कहलाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश दो ही प्रकार के संभव हो सकते हैं, क्योंकि दो ही स्थितियां हो सकती हैं किसी वस्तु के लिए। पहली स्थिति तो खैर यही है कि अगर वो सामान्य स्थिति में है तो इसका मतलब उस पर कोई आवेश होगा ही नहीं। लेकिन अगर आवेशित वस्तु है तो केवल दो ही स्थितियां हो सकती हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन उसमें सामान्य अवस्था से ज्यादा होंगे या कम होंगे। ज्यादा होंगे तो वस्तु ऋणावेशित है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वस्तु धनावेशित है। इसलिए आवेश भी केवल दो ही प्रकार के संभव हो सकते हैं। विद्युत आवेश या तो धनावेश हो सकता है और या ऋणावेश हो सकता है। तो इससे हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल दो प्रकार के आवेश संभव हैं, धनावेश और ऋणावेश। और आवेश जो विद्युत राशि है इसका मात्रक कूलाम है। अब हम चर्चा करेंगे कि आवेश के मुख्य विशेषताएं या प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। तो विद्युत आवेश के गुणधर्म या विशेषताएं, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के प्रमुख गुण। विद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है
तो और कितने प्रकार के आवेश संभव है? 2 प्रकार के आवेश हैं। उन दोनों प्रकार के आवेशों का यानी धनावेश और ऋणावेश का एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होता है, इसी व्यवहार को लेकर आवेश का पहला गुण हम निर्धारित करते हैं। आवेश का जो पहला गुण है वो है प्रतिकर्षण या आकर्षण। अभी हमने चर्चा की आवेश 2 प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। ये पहली विशेषता है आवेश की। जैसे हम सारांश में यह भी कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। आवेश का जो दूसरा गुण है वो है आवेश का प्रेरण या विद्युत प्रेरण। इलेक्ट्रिक इंडक्शन जिसको हम कह सकते हैं। ये विद्युत प्रेरण क्या है? अगर हम किसी आवेशित वस्तु के पास किसी उदासीन वस्तु को लाते हैं और बिना संपर्क में लाए, तो इस आवेशित वस्तु के कारण दूसरी वस्तु में भी विपरीत प्रकार का आवेश स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये कोई आवेशित वस्तु है A जिस पर धनावेश है, और इसी के साथ दूसरी वस्तु हम इसके समीप रखते हैं B, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो हम विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया को इसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। यहां मैंने कहा कि A को हमने किसी प्रकार से पहले से ही धनावेशित किया गया है, यानी इस पर धनावेश है। धनावेश का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि जब हम ये कहते हैं कि वस्तु B जो है, वस्तु B विद्युत रूप से उदासीन है, तो इसका मतलब इस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर मात्रा में हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी वस्तुओं में होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, तो दोनों बराबर अवस्था में होते हैं। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि दोनों बराबर मात्रा में हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो वस्तु क्या होगी? विद्युत उदासीन होगी। अब क्या होता है इसमें, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस पे धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, धनावेश ऋणावेश सभी प्रकार के हैं। जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, इसी कारण कहा गया कि ये वस्तु उदासीन है। अब आवेश का जो पहला गुण हमने पढ़ा कि प्रतिकर्षण या आकर्षण के अंतर्गत जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चूंकि वस्तु A पर क्या है? धनावेश ही है, और वस्तु A धनावेशित है, इसके कारण क्या करेगी? अपने समीप जो B वस्तु रखी है, इसके जो धनावेशित आवेश होंगे उस धनावेश को ये प्रतिकर्षित करेगी और ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिसके कारण वस्तु B की स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि इसका जो ऋणावेश होगा वो इसके निकट इकट्ठा हो जाएगा और जो धनावेश होगा वो इसके दूर सिरे पर इकट्ठा हो जाएगा। तो अब ये वस्तु क्या है, और अगर हम इसे किसी तरह से इसे भू संपर्कित भी कर दें इसके साथ, तो ये धनावेश मान लिया पृथ्वी में चला जाता है, या इसका क्या होता है, एक तरह से ध्रुवीकरण हो जाता है। दोनों तरफ क्या है, एक तरफ इसका ऋणावेश इकट्ठा हो गया, एक तरफ धनावेश इकट्ठा हो गया, तो ये भाग इसका ऋणावेशित हो गया। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विद्युत प्रेरण बोलते हैं।
तो कई बार क्या होता है कि उदासीन वस्तुओं में भी एक आवेशित वस्तु के पास रखे जाने के कारण स्वतः ही दूसरी वस्तु में आवेश हमें प्रदर्शित होने लगता है, या वो वस्तु विद्युतमय या आवेशित हो जाती है। एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न होने की घटना को ही हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। आवेश का जो तीसरा गुण है वो है आवेशों की योज्यता। एडिशन, योग। देखिए, मान लिया कोई एक वस्तु है या कोई एक सिस्टम, हम एक निकाय लेते हैं, उस पर एक से ज्यादा आवेश उपस्थित हैं। कोई एक निकाय है, उस पर कोई आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये आवेश एक से ज्यादा है। तो इस पूरे इसका निकाय का संपूर्ण आवेश अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कौन से नियम का पालन करेंगे या किस तरीके से हम उसको ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए जो आवेशों का गुण है उसको हम कहते हैं आवेशों की योज्यता या आवेशों का योग। तो बहुत आसान सी बात है कि अगर एक निकाय पे एक से अधिक आवेश हैं तो जो आवेशों का योग जो है या किसी वस्तु पर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि कुल आवेश जो है अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आवेशों का योग कैसा है, बीजगणितीय योग यानी चिन्ह सहित योग। सपोज कीजिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, फिर ये प्लस में है, तो यहां हमें क्या करना है, टोटल आवेश Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2, लेकिन Q2 माइनस में है तो हम चिन्ह सहित योग लेंगे और प्लस Q3, तो बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो अगर किसी वस्तु पर एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो उन आवेशों का बीजगणितीय योग यानी चिन्ह सहित योग, धनावेश को धन में रखेंगे, ऋणावेश को ऋण में रखेंगे और इस प्रकार का योग करेंगे, तो वो चिन्ह सहित योग ही संपूर्ण वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश को प्रदर्शित करेगा। इसको हम कहते हैं आवेशों की योज्यता या एडिशन ऑफ चार्जेज। तो इस प्रकार अभी हमने आवेश के प्रमुख पहले 3 गुणों पर चर्चा करी। मुझे उम्मीद है कि हमें लाभदायक हमारे लिए सिद्ध हुआ होगा, हमें समझ में आया होगा। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, इस पर अभ्यास कर सकते हैं और अगले सत्र में हम आवेशों के और गुणों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।